नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो किसान आंदोलन पर है। किसान आंदोलन के जोर पकड़ने के साथ साथ इस आंदोलन के बारे में फेक न्यूज़ उससे भी तेजी से फैल रही है। किसानों को आंदोलन करने से रोका जा रहा है और गोदी मीडिया किसानों को बदनाम करने में जोरों शोरों से लगी है। गोदी मीडिया द्वारा किसानों को सैनिक और उनके ट्रैक्टरों को टैंक कहा जा रहा है। इन न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से आप यह खुद देख सकते हैं कि किसानों को बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है और सरकार ने किसानों को रोकने के लिए ऐसा इंतजाम किया है जैसे ये हमारे देश के नागरिक नहीं बल्कि किसी दूसरे देश की सेना है। अगर समय रहते ऐसा इंतजाम गलवान वैली में किया होता तो चीनी हमारी जमीन पर घुसकर नहीं बैठते। चलिए अनबायस्ड रहकर इस आंदोलन को गहराई से जानने का प्रयत्न करते हैं। इसके लिए हम मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर ध्यान देंगे। पहला, किसानों की मांगे क्या हैं और कितनी जायज हैं। दूसरा, एमएसपी क्या है। तीसरा, स्वामीनाथन आयोग क्या है जिसकी सिफारिशों को लागू करने की मांग की जा रही है। और चौथा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसानों द्वारा इस आंदोलन में सरकार से क्या क्या मांग की जा रही हैं। तो ये वे मांगी हैं जो किसानों द्वारा सरकार से की जा रही हैं। जिन्होंने पिछला फार्मर प्रोटेस्ट फॉलो किया है उन्हें ये बात साफ दिख रही होगी कि इस आंदोलन में भी लगभग सभी वही डिमांड्स है जो कि पिछले आंदोलन में की गई थी। लेकिन इनमें से जो मेन मांगे, जो ठोस मांगे हैं, वो 3 मांगे ही हैं और वो भी कोई नई डिमांड्स नहीं है। ये वही मांगे हैं जो सरकार ने किसानों से कहा था कि इन्हें सीरियसली कंसीडर करेंगे। और जब किसान आंदोलन के 9 महीने बाद सरकार ने कमेटी का गठन किया तो इसमें पंजाब, हरियाणा और यूपी से कोई प्रतिनिधि ही नहीं था जहां से पूरा आंदोलन शुरू हुआ था। और न ही इसमें कोई इकोनॉमिस्ट था और न ही कोई डोमेन एक्सपर्ट था जिनके व्यूज फार्म लॉज के खिलाफ थे। अगर मांगों की बात करें तो पहली प्रमुख मांग है लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी, यानी कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए। किसानों का कहना है कि एमएसपी उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, इसे तुरंत लागू किया जाए क्योंकि यही एक ऐसा रास्ता है जिससे किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिल सकता है और उनके शोषण को रोका जा सकता है। दूसरी बड़ी मांग कर्ज माफी के बारे में है। लेकिन जब भी किसानों के कर्ज माफ़ी की बात आती है तो सबको लगने लगता है कि ऐसे कैसे कर्ज माफ़ कर सकते हैं, सरकार पर इसका कितना बोझ पड़ेगा। लेकिन जब सरकार चुपके से बड़ी बड़ी कंपनियों के 7.5 लाख करोड़ के कर्ज माफ़ कर देती है तो तब इसे क्या कहेंगे। तीसरी बड़ी मांग है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग। सरकार ने MS स्वामीनाथन, जो कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है, को भारत रत्न से तो सम्मानित कर दिया, लेकिन उन्हीं की स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट अभी तक ठंडे बस्ते में पड़ी है। तो ये वे 3 प्रमुख डिमांड्स हैं जो किसान सरकार से कर रहे हैं। तो चलिए इस आंदोलन की मुख्य मांग एमएसपी को जरा गहराई से जान लेते हैं कि यह होता क्या है। तो एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस वह रेट है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। तो आप कहेंगे कि सरकार किसानों से फसल खरीदती ही क्यों है। इसका मुख्य कारण है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सरकार जो राशन कार्ड होल्डर्स और गरीबों को जो अनाज प्रदान करती है उसकी खरीदारी किसानों से की जाती है और जिस दाम पर सरकार किसानों से इसे खरीदती है उस दाम को एमएसपी कहते हैं। इसके अलावा सरकार किसानों की सहायता के लिए भी इस तरह के कार्यक्रम चलाती है ताकि किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिल सके। वर्तमान समय में 22 ऐसी फसलें हैं जिन पर एमएसपी की घोषणा की जाती है
और इसके अलावा गन्ने पर FRP यानी कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस की घोषणा हर साल की जाती है। हाल ही में सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान गन्ने के लिए FRP बढ़ाया भी है और इसे 8% बढ़ाकर प्रति क्विंटल 340 कर दिया है, जो पहले 315 रुपये प्रति क्विंटल था। लेकिन MSP के संबंध में कानून बनाने को लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यदि MSP के निर्धारण की बात करें तो इसका निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी और इस संबंध में अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति का होता है, जो कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करती है। MSP निर्धारण के लिए CACP उत्पाद लागत की गणना करती है। उत्पाद लागत की गणना के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है A2। इसमें बेसिकली प्रत्यक्ष लागत निकाली जाती है। यह बीज, उर्वरकों, कीटनाशकों, श्रम, ईंधन और सिंचाई के खर्च को कैलकुलेट करके निकाला जाता है। दूसरा तरीका है A2+FL। इसमें डायरेक्ट कॉस्ट यानी कि A2 के साथ साथ अवैतनिक पारिवारिक श्रम भी शामिल है। यानी कि अगर आप खेती में पारिवारिक सदस्यों से भी मदद लेते हैं तो यह अवैतनिक पारिवारिक श्रम कहलाता है, चूँकि आप पारिवारिक सदस्यों को कोई वेतन नहीं देते हैं, लेकिन श्रम का इस्तेमाल यहाँ पर जरूर हुआ है। तीसरा तरीका है C2 मेथड। इसमें A2+FL के साथ साथ किसान के स्वामित्व वाली भूमि पर जो रेंट आ सकता है उसको भी शामिल किया जाता है। इन 3 तरीकों के माध्यम से उत्पाद लागत की गणना की जाती है और इसके बेसिस पर ही CACP आयोग MSP का निर्धारण करता है। अब ये स्वामीनाथन आयोग क्या है? स्वामीनाथन आयोग का गठन 2004 में हुआ। इसका ऑफिशियल नाम राष्ट्रीय किसान आयोग है, लेकिन चूंकि इसके अध्यक्ष प्रोफेसर स्वामीनाथन थे, इसलिए इसे स्वामीनाथन आयोग के नाम से जाना जाता है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें इस प्रकार थी: देश में खाद्य एवं न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए रणनीति बनाई जाए, फार्मिंग सिस्टम की प्रोडक्टिविटी और स्थिरता में सुधार किया जाए, वैश्विक कीमतें गिरने पर किसानों को आयात से बचाया जाए, 4% ब्याज पर किसानों को लोन मिले और अगर किसी कारणवश फसल खराब हो जाए तो ब्याज पर माफी दी जाए। ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो फार्मर को, उसकी क्रॉप को और लाइव स्टॉक को कवर करे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश थी वह थी C2+50% फॉर्मूला। यह एक MSP निकालने का फॉर्मूला था। CT तो हम देख ही चुके हैं कि कैसे कैलकुलेट होता है। C2+50% फॉर्मूले के अनुसार स्वामीनाथन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि किसानों की औसत लागत यानी जो C2 है उससे 50% ज़्यादा MSP मिलना चाहिए। यानी अगर किसी किसान की फसल की औसत लागत 100 रुपये है तो उसे उसका 150 रुपये मिलना चाहिए। ऐसा स्वामीनाथन आयोग में सिफारिश की गई थी और इसी वजह से किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं और खास तौर पर C2+50% फॉर्मूले को लागू करने की मांग की जा रही है। चलिए अब गौर डालते हैं भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 पर। यह अधिनियम सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करने हेतु बनाया गया। ये सार्वजनिक उद्देश्य अवसंरचना परियोजनाएं, औद्योगिक विकास या शहरीकरण हो सकते हैं। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सभी के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष हो। अगर इसकी विशेषताओं पर नजर डालें तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है सहमति, यानी किसी भी जमीन का अधिग्रहण करने से पहले जमीन मालिकों की सहमति जरूरी है। दूसरी, सामाजिक प्रभाव आकलन। यह प्रावधान प्रभावित समुदाय की आजीविका पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव की पहचान करने और उसे कम करने में मदद करता है। तीसरी, मुआवजा। अधिनियम जमीन के बाजार मूल्य के आधार पर भूमि मालिकों को मुआवजे का प्रावधान करता है।
इसमें आवास, रोजगार एवं अन्य प्रकार की सहायता का प्रावधान भी शामिल है। और इसकी चौथी विशेषता है समय सीमा, यानी अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 5 साल की समय सीमा निर्दिष्ट है, ताकि अधिग्रहण में देरी न हो और यह केवल आवश्यक एवं जरूरी सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जाए। तो ये थी किसान आंदोलन से संबंधित तमाम जानकारी। इसके माध्यम से अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों की मांगे कितनी जायज हैं। धन्यवाद। ਉਹ ਮਾਰੋ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਥੱਲੇ